वक्त बिता लिया हमने, टाइम वाइज करेक्शन हुआ है बाजार में, न 11,700 के नीचे बाजार जाता हुआ दिख रहा है, न 12,000 के ऊपर टिकता हुआ दिख रहा है। और क्लोजिंग बेसिस पर दीप अगर आप देखेंगे तो पिछले पूरे हफ्ते में आप देखिए 11,800 11,950 की रेंज में ही क्लोजिंग दी है। हम 11,935-40 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे हैं और नीचे की तरफ 11,850 के नीचे क्लोज नहीं हो रहे, तो मुश्किल से 100 पॉइंट की रेंज में लगातार बाजार क्लोज हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्लियर है कि बाजार काफ़ी लंबे समय तक यहाँ वक्त बिताएंगे नहीं, और इस रेंज से बाहर निकलने के लिए सबसे बढ़िया समय अभी ही है। क्यों? क्योंकि दो तीन चीज़ें आपके लिए फेवर में जो रेंज से बाहर निकाल सकती है। पहली चीज़ तो ये है कि आप देखिए, सिंपल बात यह है कि इस वक्त अमेरिका के चुनाव आपके सामने है, वहाँ से उतार चढ़ाव बढ़ेगा। रिजल्ट सीजन पूरा जोरों पर है, वहाँ से उतार चढ़ाव बढ़ेगा। और तीसरा है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, और आमतौर पर मंथली एक्सपायरी पर एक्शन ज़्यादा होते देखते हैं, तो इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि आपके लिए एक्शन बढ़ता हुआ दिखे। और इस एक्शन बढ़ने में आपको सिंपल चीज़ ध्यान में ये रखनी है, पहला लेवल जो होगा क्लोजिंग बेसिस पर 11,850 होगा। 11,850 के नीचे बंद होने पर पहला सा नीचे रेंज के नीचे जाने का संकेत आता हुआ दिखेगा, और 11,975 के ऊपर बंद होने पर रेंज के ऊपर निकलने का संकेत पहले आता हुआ दिखेगा। ये पहला संकेत है। लेकिन फाइनली 11,750 के नीचे अगर निफ्टी बंद होता है तो कमजोरी बढ़ेगी और फिर बाजारों को 11,500 तक ले जा सकती है। और अगर 12,000 के ऊपर निफ्टी निकल कर बंद हुआ तो 12,200 12,400 तक की स्ट्रेटेजी बन सकती है। तो अल्टीमेटली किन लेवल्स पर बंद होते हैं उसके हिसाब से आपको देखना है। लेकिन दीप ऐसा लग रहा है टाइम वाइज करेक्शन काफ़ी हो चुका है, प्राइस वाइज करेक्शन ज़्यादा हो नहीं रहा है, और ऐसे में पूरी संभावना है कि निफ्टी एक बड़ा मूव इस हफ्ते आपको दे दे, और वो किसी भी तरफ हो सकता है, दोनों ही तरफ हो सकता है। देखिए, अमेरिकी चुनाव के पहले बाजार वोलेटाइल होते हैं, थोड़े कमज़ोर होते हैं, ये कोई नई बात नहीं, सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद इस बार बाजार मजबूत है, और सामने रिजल्ट सीजन है, ये भी सबको पता है, मंथली एक्सपायरी, तो ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रिगर तो अभी ऐसा आपके सामने है नहीं। अब कोई खबर ऐसी अनएक्सपेक्टेड आ जाए तब तो अलग बात है, जो बाजारों को एक डायरेक्शन दे सकती है। तो मुझे लगता है कि टाइम वाइज करेक्शन पूरा करने के बाद बाजार को जो रेंज से बाहर निकलना है उसके लिए किसी खबर की जरूरत है। अच्छी खबर आई ऊपर ब्रेकआउट कर देंगे, और खराब खबर आई तो फिर थोड़ा करेक्शन मोड में जाएंगे, लेकिन इसकी तैयारी है पूरी, और मुझे लगता है इस हफ्ते ये काम हो जाना चाहिए। जी दीप। चलिए धनल जी, तो इंतजार रहेगा, देखते हैं कि रेंज के बाहर मार्केट्स निकलती हैं नहीं। एक गारंटी जरूर है कि खबरें बहुत आने वाली हैं, क्योंकि एक्शन पैक्ड वीक है ये। सर, एक खबर और आई है, वेदांता मच अवेटेड, और इतनी ज्यादा एनालिसिस ऑलरेडी इस पर हो गई है, पर इन्होंने जो डिविडेंड डिक्लेयर करा है 9.5 रुपए पर शेयर का, उम्मीद से थोड़ा कम है। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं, बाजार से डिसअपॉइंटेड होंगे या एक्सेप्ट कर लेंगे इस अमाउंट को? नहीं, देखिए, जो मिले वो ले लेना चाहिए। वो तो एक अलग बात है कि भाई ठीक है, 9.5 रुपये भी ऐसे स्टैंड अलोन देखें कि 9.5 रुपये डिविडेंड, तो किसी लिहाज से 100 रुपये के शेयर में 9.5 रुपये कम नहीं होता है, लगभग 10% का डिविडेंड होता है, वो अपनी जगह अच्छा है। लेकिन बाजार की उम्मीदें डेफिनेटली ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादा रहने के पीछे कारण दीप ये कि है पैसा जो आप डिविडेंड के तौर पर दे सकते हैं। और ये बात हम लगातार वेदांता के डीलिस्टिंग ऑफर के वक्त से भी कर रहे थे कि देखिए, अल्टीमेटली वेदांता को बड़ा डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक से लेना है। हिंदुस्तान जिंक से जो डिविडेंड वेदांता के पास आएगा, वो वेदांता का डिविडेंड वेदांता की पेरेंट कंपनी वेदांता पीएलसी को चाहिए, लंदन वाली जो कंपनी है, तो वो अल्टीमेटली आना है। जो अनिल अग्रवाल साहब ने मुझे इंटरव्यू में भी साफ कहा कि लीकेज, ये लीकेज यही है कि पहले हिंदुस्तान जिंक टैक्स भरे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ से डिविडेंड आए, फिर वेदांता उस पर टैक्स भरे, फिर वो डिविडेंड वेदांता पीएलसी पर जाए, और अगर शायद मर्ज कर दें या डीलिस्ट करके बाद में इन कंपनियों को मर्ज कर दें तो इनके लिए ये बड़ा आसान हो जाता है। तो यही एक कारण था। लेकिन अभी जो डिविडेंड आया 9.5 रुपये शायद बाजार की उम्मीदों से कम है, और उसकी वजह यह है कि दीप देखिए, कम होने की वजह यह है कि शायद मैनेजमेंट डिविडेंड बाद में देना चाहता है या थोड़ा बचा कर रखना चाहता है। क्यों? देखिए, जो वेदांता जो हिंदुस्तान जिंक ने डिविडेंड दिया उस हिसाब से देखिए, पहले एक बार वो जो दोनों बार मिलाकर डिविडेंड दे चुके हैं, उसके हिसाब से 16.5 रुपये का डिविडेंड उनका है। अब उसमें से 12 रुपये 20 पैसे आने चाहिए, ये कैलकुलेशन है। बेसिकली आप इनकी पॉलिसी पर जाइए, पॉलिसी क्या कह रही है? पॉलिसी ये कहती है कि जितना भी हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड आएगा वो पूरा का पूरा डिविडेंड वेदांता जो टैक्स काटने के बाद जो बचेगा वो पूरा का पूरा बांटेगी। दूसरा ये कि वेदांता के जितने प्रॉफिट है उसका 30% डिविडेंड ये आपको बांटा जाएगा। उस लिहाज से अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से दोनों डिविडेंड में जो कमी है उसको मिलाकर देखें तो पिछले साल का इस साल का लगभग 17 रुपये का डिविडेंड अभी भी बचता है।
आएगा नहीं आएगा, कब आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन 17 रुपए के डिविडेंड की गुंजाइश वेदांता में अभी भी है। जो हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड इन्होंने पूरा नहीं दिया है इस बार, कायदे से पूरा देना चाहिए था लेकिन पूरा नहीं दिया, प्लस वेदांता का अपना डिविडेंड जो वित्त वर्ष 2020 का जो इन्होंने पूरा नहीं दिया वो भी अभी भी बाकी है। तो इन दोनों डिविडेंड को मिलाकर अगर आप देखें तो 17 रुपए के डिविडेंड की गुंजाइश अब भी बनती है। अब वो कब आएगा, कितना जल्दी आएगा या नहीं आएगा, ये कहना हमारे लिए मुश्किल काम है। इसका जवाब वेदांता के मैनेजमेंट के पास ही है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि वेदांता में 17 रुपए के डिविडेंड की जगह और है, जो शायद इस फाइनेंशियल ईयर में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आना चाहिए। जी दीदी। तो सर कुछ लोग जो आशा लगाए बैठे हैं कि शायद एक और डिविडेंड आए या फिर कुछ और एक्शन हो मैनेजमेंट के लिए, वो आशा ठीक है उनकी, या फिर इस समय उनका क्या व्यू रहना चाहिए? बेसिकली अगर किसी की पोजीशन है तो किस हिसाब से अप्रोच रहनी चाहिए? 100% ठीक है, उम्मीद तो रखनी ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि और डिविडेंड आना चाहिए। और कैश तो इतना है ही कंपनी के पास, हिंदुस्तान जिंक कमा कमा कर दे रही है, खुद वेदांता की अपनी कमाई है, तो उस लिहाज से इसमें तो कोई डाउट नहीं कि उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन उम्मीद रखे मैनेजमेंट दे न दे ये कहना मुश्किल काम है। लेकिन मेरा पॉइंट सिंपल है दीप, 100 रुपये के आसपास वेदांता बुरा नहीं है। 95-100 रुपये के लेवल पर वेदांता में वैल्यू है। 130-40 महंगा है, 60-70 बहुत सस्ता है, और 100 रुपये के आसपास ठीक है, रीजनेबली वैल्यूड है, जहाँ पर आप 10-15% ऊपर 10-15% नीचे का मुंह देख सकते हैं मार्केट के हिसाब से। तो मुझे 90 रुपये और 110 रुपये, ये 20 रुपये की रेंज में वेदांता का स्टॉक ट्रेड करते हुए दिखता है। आज जो डिविडेंड है थोड़ा उम्मीद से कमाया है, लेकिन वेदांता आज ही वायदा कारोबार के बैन में आ गया, तो शॉर्ट तो होगा नहीं। तो थोड़ी बहुत पोजीशन जो तेजी की बनाई है लोगों ने अच्छे बड़े डिविडेंड की उम्मीद में, जो 15 से 20 रुपये की उम्मीद लगाकर बैठे थे, वो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और इस प्रॉफिट बुकिंग में अगर 90 से 95 की रेंज में वापस आता है अगले कुछ दिनों में, आज का आज तो नहीं आएगा खैर, क्योंकि शॉर्ट तो हो नहीं सकता, लेकिन फ्रेश खरीदारी अगर कोई करना चाहता है तो मुझे लगता है 95 रुपये के आसपास के लेवल अगर आते हैं तो, आई डोंट नो, आज तो नहीं आएंगे नेचुरली, ऐसा कोई ख़राब नहीं है, लेकिन अगर आता है तो वहाँ पर उसके नीचे आपको खरीदारी का सोचना चाहिए। अगर मार्केट का मूड माहौल ठीक है तो 92 से 95 रुपये अच्छी रेंज, जहाँ पर वेदांता में आपको खरीदारी करनी चाहिए। 108-110 रुपये की रेंज में आए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो इस 20 रुपये की रेंज को आपको ब्रॉडली ट्रेड करना है वेदांता में, सिंपल यही है दीप जी। बिल्कुल अनिल जी, तो वेदांता पर नजर रखेंगे और आज किस तरह से इस पर रिएक्शन आता है वो भी फोकस में रहेगा। सर, दो दिग्गज बैंक्स भी फोकस में रहने वाले हैं। कल शाम खबरें आई, कोटक महिंद्रा बैंक शायद इंडसइंड में हिस्सेदारी खरीदने की कोशिश कर सकता है। हालांकि फिर इंडसइंड ने कहा कि ये खबर सच नहीं है, पर किस तरह से देखना चाहिए, क्योंकि बाजार में काफी एक्साइटमेंट आ गया इस खबर के दम पर। एक्साइटमेंट 1-2 घंटे का ही था दीप, एकदम से खबर आई ब्लूमबर्ग पर, और हमने भी इसीलिए ब्लूमबर्ग के सोर्सेज के हवाले से चलाई कि कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि अरे आपने खबर चलाई, 1 घंटे बाद आप कह रहे हैं कि ये खबर नहीं है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा सिस्टम बता दूं। जो भी चैनल पर खबरें आती हैं वो खबरों के सोर्स क्या होते हैं? वो खबरों के सोर्स होते हैं वायर्स, ANI, PTI, न्यूज़ एजेंसीज। वायर्स में मतलब रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, और उसके अलावा अपने सोर्स यानी कि हमारे अपने रिपोर्टर्स। और चौथा सोर्स होता है जो रेगुलेटर्स, एक्सचेंजेस, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स जो होती हैं, ये सारे सोर्स है। और पांचवा सोर्स होता है बाकी न्यूज़ चैनल्स, बाकी न्यूज़ एजेंसीज क्या चलाने। इन 5 सोर्सेज से हम आपको अलग अलग तरीके से खबरें लाते हैं, ठीक है। अब इसमें वायर्स की खबर है, तो अगर हमारी अपनी खबर है तो हम कहेंगे हमारी सोर्स बेस्ड है। जो ऑफिशियली कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर आ चुकी है या फिर कंपनियों ने अनाउंस कर दिया, वो ऑटोमेटिकली ऑफिशियली हो जाती है। लेकिन अगर किसी दूसरी न्यूज़ एजेंसी ने या वायर्स ने वो खबर दी है और उनकी सोर्स बेस है, तब हम ये करते हैं, हम उनका नाम डालकर खबर चलाते हैं। मैं आपको सिस्टम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रखें खबरें किस तरह से आती है। तो कई बार ये होता है कि जो कंपनी ने ऑफिशियली बोल दिया वो तो सबके लिए सेम है, लेकिन कई बार अगर सपोज जी बिजनेस की कोई एक्सक्लूसिव खबर है, मसलन जैसे हमारी आज एक्सक्लूसिव खबर है कि API बनाने वाली कंपनियां जो वो अब तक घरेलू बाजारों में बेचती थी तो उन्हें इंसेंटिव मिलता था, अब वो एक्सपोर्ट भी करेगी तो सरकार उन्हें इंसेंटिव देगी। ये हमारी अपनी खबर है, ये हमारी सोर्स बेस्ड खबर है। इसी तरह से दूसरे किसी चैनल की या दूसरी किसी न्यूज़ एजेंसी की भी सोर्स बेस्ड खबर हो सकती है। जब हम दूसरे किसी की सोर्स बेस्ड खबर लेते हैं तो हम उनका नाम डालकर डालते हैं, तो ये प्रोसेस होता है। तो हुआ ये कि ब्लूमबर्ग ने कल देर शाम ये खबर डाली कि कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक के बीच में मर्जर को लेकर बातचीत चल रही है और ऑल स्टॉक डील होगी, यानी कि इंडसइंड बैंक के शेयर होल्डर्स को मिलेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर। सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बात ये थी
कि संडे के दिन शाम को, वो भी विजयादशमी का दिन, एक ही घंटे में, 1.5 घंटे में तुरंत इंडसइंड बैंक के मैनेजमेंट ने फास्ट एक्शन लेते हुए इस खबर का बहुत अच्छे जोरदार तरीके से खंडन किया। और इसके लिए मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं खंडन किया, इसलिए अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर मार्केट, अगर वो खंडन वाली खबर नहीं आती तो आज मार्केट में एक्शन कुछ और ही दिखता। लोगों को लगता है कि बस इंडसइंड बैंक तो कोटक बैंक होने वाला है, स्टॉक भागने लगता है। लेकिन मैनेजमेंट ने उसकी परवाह किए बगैर तुरंत प्रभाव से इसका खंडन किया, ताकि जब सोमवार को बाजार खुले उसके पहले लोगों के सामने पिक्चर क्लियर हो। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया ऐसा कोई बात है नहीं। इनफैक्ट उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा है अनऑफिशियली कि हम तो उल्टा खरीदना चाहेंगे कोटक बैंक को बजाय बेचने के। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि इंडसइंड बैंक के प्रमोटर्स ये कह रहे हैं कि हमारा कोई इरादा नहीं है कोटक के साथ मर्ज होने का। तो वो उनका बहुत क्लियर कट, लंबा चौड़ा, अच्छा खासा प्रेस रिलीज आ गया, बात खत्म। अब आइए कोटक की तरफ से जो प्रेस रिलीज आया तो उनका कहना है कि हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। कोटक भी चाहता था तो ये कह सकता था कि नहीं, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, ये खबरें बेकार है, फालतू है, ऐसे आई हैं। लेकिन कोटक ने वो कहने के बजाय ये कहना उचित समझा कि हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम जब किसी एक्सक्लूसिव खबर पर, सोर्स बेस्ड खबर पर हम कंपनियों का रिएक्शन लेते हैं तो कंपनियों के रिएक्शन देने का तरीका बहुत अलग अलग होता है, और उस तरीकों से हम पता लगाने की कोशिश करते हैं, भांपने की कोशिश करते हैं कि कंपनी आखिर कहना क्या चाहती है। कंपनी जिस तरह से स्ट्रांगली मना करती है, जैसा कि इंडसइंड बैंक ने किया, तो हमें भी लगता है कि नहीं, इसका मतलब वाकई में खबर में बिल्कुल सच्चाई नहीं। लेकिन कई बार कंपनी कहती है कि हम कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं देंगे, या कंपनी कहती है कि कई बार बातचीत चलती रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम जो मतलब निकालते हैं वो ये था कि कहीं कहीं आग लगी है तभी धुआं है। तो कोटक ने जिस तरह का खंडन दिया उससे लगता है कहीं कहीं आग लगी है, थोड़ा धुआं है। लेकिन इंडसइंड बैंक ने जिस तरह से रिएक्शन दिया उसको देखकर लगता है नहीं भाई, दूर दूर तक कोई चिंगारी भी नहीं है, तो चिंता न करें। तो अब देखते हैं आज स्टॉक किस तरह से रिएक्शन होता है। लेकिन इंडसइंड बैंक का जो स्टेटमेंट है वो बेहद साफ है कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। लेकिन कोटक ने उतना साफ साफ शब्दों में मना नहीं किया। अब इसका बैकग्राउंड देख लीजिए। बैकग्राउंड ये है कि हिंदुजा परिवार में पिछले कुछ समय से खबरें बार बार आ रही है मीडिया के अलग अलग सेक्शन में कि शायद परिवार के सदस्यों के बीच में बहुत सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और शायद किसी तरह का कोई बंटवारा या किसी तरह की कोई इस तरह की बातें हों, जो आमतौर पर होती है, सब में होती है, ऐसा कोई नई बात नहीं है, पहला और आखिरी परिवार नहीं है। तो उसके चलते ये खबरें जोर पकड़ रही है कि हो सकता है इस तरह का कोई चीज़ हो, कुछ प्रमोटर्स निकलने की सोचे, कुछ न निकलने की सोचे। इसमें भी ये हो सकता है सारे प्रमोटर्स ना सोचे, कुछ प्रमोटर्स हो सकता है जो कोटक ग्रुप से बात कर रहे हों। अब क्या एग्जैक्टली होगा पता नहीं, लेकिन इसमें पक्का है कि कहीं कहीं थोड़ी सी आग है, इस वजह से धुआं निकला है। लेकिन एक बार के लिए ये थोड़ी सी इस पर वो पानी फिरता हुआ दिख रहा है। जो लोग सोच रहे थे कि कल शाम बड़ा एक्शन होगा, सोमवार को सुबह खुलते ही मार्केट में, उन्हें थोड़ी सी निराशा होगी कि चलिए खंडन तुरंत प्रभाव से आ गया। और वो सराहनीय भी है कि इससे पहले कि बाजार खुले अगर कंपनियां, दोनों ही कंपनियां अपना अपना रिएक्शन दे दें, वो बहुत अच्छी बात है। ये एक अच्छा हेल्दी सिस्टम है कंपनियों की तरफ से, जिसकी मैं तारीफ करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, तो दोनों बैंक्स एक्शन में रहेंगे। देखते हैं कि इस पर और एक्शन आता है कि नहीं। इंडसइंड ने तो हालांकि कहा है कि ये खबर सच नहीं है। चलिए सर, आज के एक्शन के बारे में बताइए, आज के संकेत को आप कैसे रीड कर रहे हैं? ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर है दीप। वैसे तो अमेरिका में 30 अंकों की कमजोरी जो डाउ की रही वो 70-80 पॉइंट हम नीचे थे जब बाजार बंद हुए, उसके मुकाबले में थोड़ा कम गिरे। लेकिन डाउ फ्यूचर थोड़े नुकसान में 150 पॉइंट के आसपास। घरेलू फंड्स नेगेटिव हैं, वायदा एफआईस पॉजिटिव है ही। एफएनओ के संकेत मैंने कॉशियस से न्यूट्रल किए हैं, ये एक नॉच थोड़ा बेहतर किया है। सेंटीमेंट न्यूट्रल रखा है, ट्रेंड पॉजिटिव है। एक चीज़ और बता दूं दीप, कल और आज की रेंज में बहुत ज़्यादा बदलाव है नहीं। उसका रीज़न ये कि देखिए आप शुक्रवार को बैंक निफ्टी मुश्किल से 5 पॉइंट नीचे बंद हुआ था, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स तो ऑलमोस्ट सेम है, और निफ्टी के लेवल्स में थोड़ा सा बदलाव है, हल्का सा। तो और वो भी मैंने रेंज थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट की क्योंकि निफ्टी 35 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो आइए 11,825 11,875 दिन के लिए निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगा। 11,975 12,025 ये हाई रेंज है, यही रखेंगे। 12,025 के पार निकल कर टिके बंद होते दिखे तो भरपूर तेजी, फ्रेश खरीदारी, दमदार एक्शन और बढ़ेगा। बैंक निफ्टी 24,250 24,325 दिन के लिए सपोर्ट रेंज है, यही था शुक्रवार को, आज भी यही है। इसके नीचे 24,050 24,100 बेहद मजबूत सपोर्ट जोन। ऊपरी स्तरों पर 24,650 24,800 ये शुक्रवार का ही रेंज है, आज भी यही है। अगर इसको पार करके टिक गए तो 24,950 25,200 फाइनल टारगेट, जहां पर आपको लॉन्ग पोजीशन बुक भी करनी है और शॉर्ट भी करना है। अब आइए निफ्टी की डे रेंज थोड़ी सी 25 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हुई है।
11,900 11,975 दिन की रेंज है, 11,875 12,025 ये दिन की मीडियम रेंज है। ज़्यादा संभावना है कि इसी रेंज में हम काम चला लें। फिर भी एक बड़ी रेंज 11,825 से लेकर 12,075 की आप लेकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी की शुक्रवार की रेंज में कोई बदलाव नहीं, 24,325 24,650 दिन की छोटी रेंज, 24,250 24,800 दिन की मीडियम रेंज और 24,050 से लेकर 24,950 ये 900 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर आज के लिए रहेगी दीप। तो ये आपके लिए रेंजेस हैं जी दीप। बिल्कुल, तो ये हैं कुछ अहम रेंजेस जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। एक्शन के लिहाज से सर एफआईएस की पोजीशनिंग क्या बता रही है, पीसीआर से क्या संकेत लेने चाहिए? पुट को देखिए पीसीआर आपका 147 से 161 से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया दीप, नहीं तो पहले थोड़ा है ना हायर साइड पर था। इसलिए आपको याद होगा शुक्रवार को मैं कह भी रहा था कि ऊपरी स्तरों पर खरीदना नहीं है, वहां से हम नीचे आएगा तब लेंगे, पहली चीज। दूसरी बात है एफआईएस की नेट लॉन्ग थोड़ी सी घटी है 2% 62% के आसपास, विक्स कम होकर आया, ये एक अच्छी खबर है। जिनकी तेजी की पोजीशन है उन्हें स्टॉप लॉस रखना है। मैंने 11,750 से स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट किया है 11,825 का, इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस सेम है जो शुक्रवार को था 24,250, इंट्राडे भी क्लोजिंग भी इसी पर रखना है। आइए शॉर्ट पोजीशन सेम स्टॉप लॉस है जो शुक्रवार का है 12,050 निफ्टी पर और 24,825 बैंक निफ्टी पर, ये आपको ऊपर का स्टॉप लॉस रखना है। नई पोजीशन जो बनाना चाहते हैं ज़्यादा फर्क नहीं, थोड़ी सी निफ्टी में खरीदारी की रेंज मैंने ऊपर की है 11,825 11,875 की रेंज में खरीदने का सोचिए। इनफैक्ट कमजोरी आपको तभी महसूस करनी है जब 11,900 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे। जब तक 11,900 ना ट्रेड करे, 25-30 पॉइंट गिर भी जाए निफ्टी, तब भी ये मानकर चले कि आप मजबूत है, तेजी में ही है। 11,900 के नीचे से ही पहला पॉइंट गिनिए 11,899, मतलब एक पॉइंट कमजोर। इस तरह से गिनेंगे तो आप बाजार को सही तरीके से देख पाएंगे। 11,825 11,875 की रेंज में आपको निफ्टी खरीदना है। 11,750 का स्टॉप लॉस है। जिनको बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाना है वो 11,800 भी लगा सकता है, लेकिन 11,750 ज़्यादा ठीक स्टॉप लॉस है। 900 930 दो छोटे टारगेट होंगे और इसके पार निकला तो 11,975 से 12,025 की जो रेंज है ना, जो कंजेशन जोन है, वहाँ पर 3 टारगेट निकल कर आते हैं 11,970 12,000 12,020। इस रेंज में आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, एक शॉर्ट करने का चांस 11,970 से 12,020 की रेंज में ज़रूर लें। आए यहाँ पर तो एक चांस लेना चाहिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और वो होगा 12,050। 12,050 का पार करने के बाद शॉर्ट नहीं रहना है, ये ध्यान में रख लीजिए। अगर वो आप कर सकते हैं तो ही शॉर्ट करें, नहीं तो फिर छोड़ दें, क्योंकि अभी तक रेंज बाउंड मार्केट है, कॉन्ट्रा ट्रेड काम कर रहा है। अब कभी कभी तो रेंज से बाहर निकलेगा, इस हफ्ते निकलेगा भी, हम ये बोल रहे हैं। इसीलिए जब रेंज से बाहर निकलने के संकेत कभी कभी आएंगे तो आपको कॉन्ट्रा ट्रेड इस तरह से लेना है कि स्टॉप लॉस जरूर 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 रखना है। तो ये हो गया आपका रेंज बेचने का 12,050 के स्टॉप के साथ। 11,940 11,900 दो लेवल हैं। वैसे तो इसके नीचे जाना नहीं चाहिए, फिर भी हैंडी आप 11,875 11,835 इसलिए रख लीजिए। ये रखने का फ़ायदा ये है कि ताकि एक्सपायरी का हफ्ता है तो अगर कहीं बड़ा मुंह आ जाए तो आपको नीचे के लेवल्स पता होने चाहिए। ये आपकी निफ्टी की तेजी की पोजीशन। बैंक निफ्टी की तेजी की पोजीशन सेम लेवल है जो आपको शुक्रवार को दिए। तेजी और मंदी में कोई फर्क नहीं। अगर आपने शुक्रवार के लेवल ढंग से याद किए तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। 24,100 24,250 खरीदारी की रेंज है, शुक्रवार को भी यही थी। 24,000 का स्टॉप लॉस है। 24,325 425 525 625 और 24,800 ये सारे लेवल से ऊपर की तरफ जहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना है और अपनी तेजी की पोजीशन को स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें ऊपर 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 ऊपर, ताकि आप मुनाफे के सौदे में नुकसान न करें। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 24,650 से मूड बनाएं। जितना 24,800 के नज़दीक बेचेंगे उतनी रिस्क कम है। तो 24,650 से सोचना शुरू करना है मूड माहौल को लेकर। सपोज फॉर एग्जाम्पल 24,650 आ गया, डाउ फ्यूचर 200 नीचे है, तो आप 24,650 पे भी थोड़ा बेच सकते हैं। लेकिन अगर 24,650 आया, डाउ फ्यूचर रिकवर हो रहे हैं, तो आपको 24,800 का इंतजार करना है। तो किस लेवल पर बेचना है, ये एक उस वक्त का कॉल, उस वक्त के मूड माहौल को मिलाकर आपको देखना होता है। तो 24,800 के जितना नज़दीक बेचेंगे उतना आप सेफ रहेंगे। स्टॉप लॉस क्लियर कट है, वेल डिफाइंड, इसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं। 24,850 लगाना ही लगाना है। 24,850 स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 24,550 425 325 और 250 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको करनी है बिकवाली। तो दीप, ये है आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर पूरी कंप्लीट राय जी।